हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आरआरबी सीपीटी 2 के रिवीजन बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। सॉइल का रिवीजन कर लिया है हमने। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें लगते हैं इंपॉर्टेंट, उनको हमने डिस्कस किया। आरसीसी का रिवीजन कर रहे थे, तो पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड को। तो अगर हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करें तो सबसे पहले अजम्पशंस को देख लेते हैं। जो अजम्पशंस हमारा डब्ल्यूएसएम में जो अजम्पशंस पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं। तो अजम्पशंस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड डब्ल्यूएसएम में जो हमारा अजम्पशंस है वो क्या क्या है। पहला assumption कहता है कि जो हमारा सेक्शन है वो प्लेन रहेगा बिफोर बेंडिंग एंड प्लेन रहेगा आफ्टर बेंडिंग। दैट मीन्स जो सेक्शन है बेसिकली, अगर हम इसकी बात करें, क्या कह रहा है, अ सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग के पहले और बाद में हमारा जो सेक्शन है वो हमेशा प्लेन रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रेन का डायग्राम बनता है, स्ट्रेन का डायग्राम हमारा लीनियर बनेगा। इसका बेसिक मीनिंग ही यही होता है। जो स्ट्रेन डायग्राम होता है, स्ट्रेन डायग्राम वो जो है हम उसको हम लीनियर बनाएंगे, वो हमारा लीनियर बनेगा इस अजम्पशन से। दूसरा अजम्पशन है कि जितना भी टेंसाइल स्ट्रेसेस है वो स्टील के द्वारा ली जाएंगी। तो ऑल टेंसाइल स्ट्रेसेस आर टेकन बाय स्टील। तो जो जितनी भी टेंसाइल की स्ट्रेसेस है, हमारी जो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, आर टेकन बाय, वो किनके द्वारा ली जाएंगी, वो ली जाएंगी हमारी स्टील के द्वारा। आर टेकन बाय स्टील। वेल, नेक्स्ट अजम्पशन हमारा कहता है कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है वो स्टील और कंक्रीट में अंडर वर्किंग लोड इज लीनियर और स्ट्रेट लाइन। तो जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप जो है बेसिकली स्टील और कंक्रीट का, वो हमेशा लीनियर रहेगा। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, जो स्टील और कंक्रीट का रिलेशनशिप है एंड कंक्रीट, वो हमेशा लीनियर रहेगा या फिर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे हम। इट विल बी स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर। वो लीनियर रहेगा या फिर हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। नेक्स्ट अजम्पशन है कि द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट आर कांस्टेंट। तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील होगा एंड जो कंक्रीट होगा वो कांस्टेंट रहेगा, आर कांस्टेंट। तो जो थ्रू आउट हमारा प्रोसेस रहेगा उसमें वो हमारी ये जो वैल्यूज हैं वो कांस्टेंट रहेंगी। वेल, आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट टर्म जो हमारा डब्ल्यूएसएम में है, दैट इज मॉड्यूलर रेशियो, जिसको हम स्मॉल एम से शो करते हैं। मॉड्यूलर रेशियो जिसकी वैल्यू हमारी होती है स्मॉल एम से शो, और इसका फॉर्मूला होता है हमारा ई एस अपॉन में ई सी। या तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं, जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हमारे स्टील का है और जो कंक्रीट का है उसका रेशियो, या फिर हम इसको एक और फॉर्मूले से जानते हैं 280 अपॉन 3 सिग्मा 3 सिग्मा CBC। ये हमारा बेसिकली एम होता है, जिसको हम मॉडुलर रेशियो बोलते हैं। ये हमारा किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर। तो पूछा जाता है कि एम किस बात पे डिपेंड करता है, तो एम डिपेंड्स अपॉन ग्रेड ऑफ कंक्रीट। वेल, अगर हम बात करते हैं डिफरेंट ग्रेड के लिए हमें डिफरेंट वैल्यूज देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, यहाँ पर जो ग्रेड है, कंक्रीट का ग्रेड एक तरफ लिखते हैं, एक तरफ हम लिखेंगे कंक्रीट का ग्रेड और एक तरफ हम लिखेंगे m की वैल्यू। तो अगर हमारा m10 है तो वैल्यू हमें देखने को मिलेगी 31। अगर m15 है तो आपको देखने को मिलेगी 18। m20 है तो आपको देखने को मिलेगा 13। m25 है तो आपको वैल्यू देखने को मिलेगी 11, ये 25 है। m30 है तो आपको वैल्यू देखने को मिलेगी 9। m35 है तो आपको वैल्यू देखने को मिलेगी 8। एंड अगर m40 है, यहाँ पर अगर m40 लिख दें तो आपको वैल्यू देखने को मिलेगी 7। तो ये आपको वैल्यूज याद रखनी है। ये वैल्यू ऑफ मॉड्यूलर रेशियो है एंड इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। वहीं पे अगर हमारी एक और टेबल वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो डिफरेंट हमारी ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के लिए पूछा जाता है। तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, तो अगर M10 की बात करते हैं, यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे अगर इस तरीके से हम लिख देते हैं इसको, M40 वाले को भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। नीचे M40 वाले को हमें यहाँ नीचे एडजस्ट करने देना चाहिए था, जो कि 7 होता है। अगर हम यहाँ पे लिखें तो 7 हो जाता है किसके लिए, M40 के लिए। तो अगर M10 की बात करें तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कि पूछा जाता है, हम जरा इनके लिए भी देख लेते हैं। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो M10 है अगर, तो इसके लिए हमारा जो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 1.2 देखने को मिलेगा। ये सब न्यूटन पर mm स्क्वायर में, ये सब है न्यूटन पर mm स्क्वायर में।
न्यूटन पर mm स्क्वायर में। अगर m15 है तो हमारे को देखने को मिलती है 2, अगर m20 है तो वैल्यू हो जाती है 2.8, देन m25 के लिए 3.2, m30 के लिए 3.6, m35 के लिए हो जाता है हमारा, m35 के लिए हो जाता है 8, और सॉरी 4 हो जाती है, ये तो 80 इसको एग्जैक्ट लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m35 के लिए हो जाता है 4, देन m40 के लिए आपको देखने को मिलेगा 4.4। तो ये वैल्यूज याद रखनी है, ये सारी न्यूटन पर mm स्क्वायर में है। वेल, एक और टेबल वेरी इंपॉर्टेंट जो इम्प्योरिटीज से रिलेटेड होती है, वो भी हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो टेबल हमें याद होनी चाहिए वो होती है परमिसिबल लिमिट्स ऑफ सॉलिड्स इन वाटर। तो IS 456 के अकॉर्डिंग में जो हमारे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं उसकी कितनी परमिसिबल लिमिट होनी चाहिए हमारे वाटर के अंदर। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स देखेंगे और इस तरफ देखेंगे हम उनकी परमिसिबल लिमिट। तो परमिसिबल लिमिट कितनी होनी चाहिए, परमिसिबल लिमिट हमारी वाटर के अंदर इनकी कितनी होनी चाहिए। तो पहला है हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर, अगर हम बात करते हैं, अगर हमारा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वाटर के अंदर तो उसकी कितनी परमिसिबल लिमिट होनी चाहिए, वो है 200 mg पर लीटर। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक मैटर की, इनऑर्गेनिक मैटर की अगर हम बात करें तो देन इट विल बी 3000 mg पर लीटर, 3000 mg पर लीटर। वहीं पे हमारे पास एक और होता है सस्पेंडेड मैटर। सस्पेंडेड मैटर की बात करें, जो सस्पेंडेड हमारा मैटर प्रेजेंट है वाटर के अंदर, अगर इसकी बात करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 2000 mg पर लीटर। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं, एक होता है सल्फेट्स। सल्फेट्स कितना हमारे वाटर के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, तो सल्फेट्स की बात करते हैं तो ये होना चाहिए हमारे वाटर के अंदर 400, 1 लीटर में 400 mg हम परमिट करते हैं। क्लोराइड्स की बात करें तो क्लोराइड्स हमारा डिपेंड करता है पीसीसी है या फिर आरसीसी। अगर आरसीसी है तो उसकी वैल्यू होती है 500 mg पर लीटर, और वहीं पे अगर पीसीसी है तो वो हो जाता है 2000 mg पर लीटर तक वेराई करता है। और वाटर का पीएच वैल्यू हमें कितना मेंटेन करके रखना चाहिए, पीएच वैल्यू जो है हमें 6 मेंटेन करके रखना चाहिए, 6 से कम नहीं चलेगा, 6 मेंटेन करके रखना चाहिए हमारा वाटर का पीएच वैल्यू। बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कितना लेते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की अगर हम बात करें, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कंक्रीट के लिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कितना लेते हैं और हम स्टील के लिए कितना लेते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए हम ज्यादा लेते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है कि वहां पर हमारा ह्यूमन का भी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन स्टील क्या है जो हमारी कंपनीज में बनती है, तो वहां पर एरर के चांसेस कम है। तो कंक्रीट के लिए जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है WSM में, वो होता है 3, और स्टील के लिए लिया जाता है हमारा 1.78, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.8 के अप्रोक्सीमेटली है। तो हम यहाँ पर जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कंक्रीट के लिए 3 लेते हैं और स्टील के लिए 1.8 लेते हैं। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स देख लेते हैं कि बेसिकली जो हमारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की, तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की बात की जाए, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर बात करें, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, यहाँ पर अगर एग्रीगेट का साइज, यहाँ पे 2 कंडीशन है, अगर इफ एग्रीगेट का साइज, अगर एग्रीगेट का जो साइज है वो हमारा 20 mm से कम है, 20 mm से कम है, तो हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा जहां पर हम टेस्ट कर रहे हैं, जो टेस्ट है उसका जो स्पेसिमेन है, जो टेस्ट स्पेसिमेन है उसका साइज क्या होगा, 100 mm मल्टीप्लाई बाय 100 mm, 100 mm मल्टीप्लाई बाय 100 mm मल्टीप्लाई बाय 500 mm। तो ये हमारा टेस्ट का स्पेसिमेन होगा। और यहाँ पर जो रेट ऑफ लोडिंग होगी, यहाँ पर जो रेट ऑफ लोडिंग होती है हमारी, रेट ऑफ लोडिंग यहाँ पर जो होगी वो हो जाएगी हमारी 180 kg पर मिनट में हम 1 मिनट में 180 kg लगाएंगे। लेकिन अगर मेरे एग्रीगेट का साइज, अगर मेरा जो एग्रीगेट है उसका साइज मेरा 20 mm से ज्यादा है, 20 mm से ज्यादा है, तो यहाँ पर मेरा जो टेस्ट स्पेसिमेन है उसका साइज हो जाएगा 150 mm मल्टीप्लाई बाय 150 mm। यहाँ पे देखो आप कितना चेंज है, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 700 mm, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाता है 700 mm। और जो रेट ऑफ लोडिंग होगी, इस केस में हमारी रेट ऑफ लोडिंग कितनी हो जाती है, रेट ऑफ लोडिंग जो है यहाँ पर ये चेंज हो जाएगी और वो हो जाएगी हमारी 400 kg। तो एक मिनट में हम कितना लगाएंगे, 400 kg पर मिनट, 400 kg पर मिनट। तो ये हमारा फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए स्पेसिमेन के लिए रहता है। वहीं पर अगर स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारा किस तरीके से लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा लेंथ जो होता है वो होगा 300 mm, लेंथ हमारा रहता है 300 mm,
डाया की बात करते हैं तो डाया हो जाता है 150 mm। 150 mm मतलब हमारा जो लेंथ और जो डाया है, डाया और जो लेंथ का रेशियो है वो कितना होना चाहिए हमारा 1:2। 1:2 रहना चाहिए। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो हमारा स्ट्रेंथ है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ है, उसका ऑर्डर लगाओ। तो सबसे पहले हमारा FCK, फिर हमारा FCR, फिर हमारा आता है FCS और फिर आता है FCT, फिर आता है हमारा FCS, फिर आता है हमारा FCT। ये स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का हमने ऑर्डर लगाया है। तो अगर लगाए हम ऑर्डर तो सबसे पहले आएगा हमारा क्यूब का स्ट्रेंथ। क्यूब स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, फिर हमारी सिलेंडर स्ट्रेंथ होती है। पहले क्यूब स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, फिर सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी इस कंक्रीट की। फिर अगर हम बात करते हैं फिर हमें फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। सॉरी, पहले हमें फिर मॉडुलस ऑफ रप्चर देखने को मिलता है। मॉडुलस ऑफ रप्चर वही हमारा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, तो हमें मॉडुलस ऑफ रप्चर वाली स्ट्रेंथ पहले देखने को मिलेगी। और सबसे लास्ट में हमारा सबसे कम क्या है, जो टेंसाइल। हमें भी पता है कि कंक्रीट जो है हमारी टेंसाइल में सबसे वीक है, तो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी सबसे कम होगी। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो वो सबसे कम देखने को मिलेगी आपको। तो ये हमारा एक पूरा इस तरीके से लगाने को पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आरसीसी मेंबर है उसमें सबसे पहला क्रैक कौन सा देखा जाता है, तो नाम याद रखना है श्रिंकेज क्रैक। तो श्रिंकेज क्रैक जो होता है हमारा, श्रिंकेज का जो क्रैक है, श्रिंकेज क्रैक इज द फर्स्ट क्रैक। श्रिंकेज क्रैक इज द फर्स्ट क्रैक दैट अकर्स इन आरसीसी मेंबर। तो श्रिंकेज क्रैक ऐसा क्रैक है जो कि सबसे पहले आरसीसी मेंबर में अकर होता है। तो हमने कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उसको हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फ्लेक्सुरल जो होती है हमारी FCR की वैल्यू की बात करें, FCR की वैल्यू हो जाती है हमारी 0.7 अंडर रूट में FCK। वेरी इंपॉर्टेंट, 0.7 अंडर रूट में FCK हमारी फ्लेक्सुरल होती है। अगर स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो ये निकल के आता है 2p अपॉन में क्या आता है पाई DL। 2p अपॉन में पाई DL। तो ये सब जो चीजें हैं डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है, उनको क्विक रिवाइज कर रहे हैं। अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं और जो PYQ उसका सीरीज अगर उन्होंने नहीं देखा तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो जाने चाहिए। टिल देन कीप लर्निंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।